कल बताए थे आपको पोटेंशियल इन्वेस्टर के बारे में। हम लोग देखे थे कि पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या होता है, उसका उपयोग अकाउंट के स्रोत में कैसे होता है, वो कैसे अकाउंट का उपयोग करता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर के मदद से हम लोग अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। यदि आपके पास कैपिटल ना रहा तो भी आप बिजनेस को स्टार्टिंग कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई ही पूंजी नहीं है फिर भी आप बिजनेस को चला सकते हैं। यहाँ तक कल हम लोग देख चुके थे। साथ ही लेंडर्स के बारे में देखे थे, जो आपको कर्ज या ऋण प्रोवाइड कराता है, उसके लिए देखे थे। लेंडर्स तक हो गया था। आज हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, वित्तीय औद्योगिक। जो बैंक के बारे में देख रहे थे, बैंक एक फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज है। बैंक कोई गवर्नमेंट संस्थान नहीं है, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर का है, चाहे कोई भी बैंक हो। सिर्फ एक रिजर्व बैंक ही गवर्नमेंट का अपना संस्थान है। बाकी जितने भी बैंक है, चाहे वो सेंट्रल हो, कैनरा हो, एसबीआई हो, ये सारा जो है सो प्राइवेट सेक्टर है। यदि आपके पास भी उतना कैपिटल है तो आप भी एक नया बैंक का निर्माण कर सकते हैं, खोल सकते हैं नया बैंक। तो बैंक कोई भी सरकारी नहीं है। बैंक में सरकार का कोई भी पैसा रहता नहीं है। जो बैंक चलाता है, जो उसका ओनर है, वो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो सरकार से लोन लेके करे, चाहे वो किसी प्रकार से करे। पोटेंशियल इन्वेस्टर ले ले, एलआईसी का ले ले, किसी भी चीज को लेकर के वो इन्वेस्ट करता है इसमें। अब चलते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के लिए। फाइनेंशियल इंडस्ट्री होता क्या है, तो कहता है फाइनेंशियल सर्विस आर द इकोनॉमिक सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज विच encompasses a broad range of business that manage money including credit unions, banks, credit card companies, insurance company, accountancy company, consumer finance companies, stock brokerage, investment fund individual। यानी कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है ये भी पैसा को आपके बिजनेस को देता है। आप जब बिजनेस चलाते हैं तो आप उससे लोन लेते हैं, तो वो भी आपके बिजनेस में पैसा देता है। जैसे आप कहीं लोन लेने के लिए बैंक में जाते हैं तो बैंक आपके बिजनेस के बारे में पहले पूछता है कि आप करते क्या है, आपका बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है, बिजनेस में किस तरह से आप टर्नओवर करते हैं, आप टैक्स फिल करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब पूछता है। तो टैक्स फिल करने के लिए हमें बैलेंस शीट की आवश्यकता होती है, रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जो अकाउंटिंग करेंगे अब, तो वो अकाउंटिंग से बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट से ही आईटीआर फिल होता है, टैक्स फिल होता है, और उसी बेस पर आपको लोन मिल पाता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। कहता है वित्तीय सेवाएं वित्त उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सेवाएं हैं, जिनमें क्रेडिट यूनियन, बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, बीमा कंपनी, अकाउंटेंसी कंपनी, उपभोक्ता वित्त कंपनी, स्टॉक ब्रोकरेज, निवेश निधि सहित धन का प्रबंधन करने वाले व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, इंडिविजुअली, किसी एक संस्थान के द्वारा चलाया जाता है इंडिविजुअली। आप जब बिजनेस चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड उपयोग कर लेते हैं, सीसी ले लेते हैं, कैश क्रेडिट, लोन ले लेते हैं। आप अभी काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से कोई सामान ऑनलाइन परचेज करते हैं, उसका ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पर मंथ आपको उसमें पेड करना पड़ता है। तो बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारा माध्यम है। यदि आपके पास पूंजी नहीं भी रहेगा तो भी आप बिजनेस चला सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना एक रिपोर्ट बेटर तैयार करना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं अभी अपने हिसाब से क्रेडिट उसका अच्छा है, क्रेडिट अच्छा है तो मिलता है, नहीं अच्छा है तो नहीं मिल पाता है। आगे है डेब्टर्स, पाने वाला व्यक्ति।
अब मान लीजिए आपके बिजनेस से अभी तक तो क्या था कि बिजनेस ग्रो करने के लिए आप रुपया किसी से ले रहे थे। अब क्या है, आपके पास सारा रुपया आ गया, अब आप सामान को सेल कर रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं। जब आप सामान को सेल करते हैं, अभी जैसे आप लोग ही ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई प्रोडक्ट, तो आप क्या करते हैं, उसका रेटिंग चेक करते हैं। रेटिंग कितना है, आप उस दुकान में देखने नहीं जाते हैं, या वो दुकान वाले आपको बताने नहीं आता है कि हमारा प्रोडक्ट इतना बेटर है, या आप उस प्रोडक्ट को छू करके नहीं देखते हैं। छू कर देखते हैं कभी ऑनलाइन में? जब कपड़ा आपके पास आता है तब आप उसे छू कर टच करके देखते हैं, यदि पसंद है तो पहन लिए, नहीं पसंद है तो रिटर्न या रिप्लेस मार देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बिजनेस में जब पाने वाले व्यक्ति होते हैं, लेने वाले व्यक्ति, जिसे डेब्टर्स कहा जाता है, तो आप रेटिंग चेक करते हैं। तो रेटिंग कहाँ से बनता है? ये अकाउंटिंग से बनता है। यदि मान लीजिए जो व्यक्ति सामान खरीदे, वहाँ पर एक रेटिंग का ऑप्शन दे दिया गया, उस पर उनको सामान जब पसंद आया, अच्छा लगा, तो रेटिंग करते हैं, शेयर, फीडबैक शेयर करते हैं, उससे उसका रेटिंग बनता है। तो आपसे जब कोई व्यक्ति सामान खरीदने आ रहा है, यानी कि आप मान लीजिए कि आप एक ऑनलाइन सेलर हैं, आप ऑनलाइन में सामान बेच रहे हैं, कोई व्यक्ति आपके पास सामान क्यों खरीदेगा? आपसे कैसे लगा वो सामान? अब वो आपको चेहरा नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा है, फिर भी वो आपका सामान खरीद रहा है, तो रेटिंग ज़्यादा देखता है। रेटिंग के हिसाब से वो सामान आप परचेज करते हैं, आप उस दुकान के पास नहीं जाते हैं। तो जिसका रेटिंग बेटर रहता है वो उसका सामान सबसे ज़्यादा बिकता है। तो डेब्टर्स भी होते हैं, आपके यहाँ जो सामान खरीदने आते हैं, वो आपके अकाउंट के बारे में जानते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा कंपनी है, ये बहुत अच्छा दुकान है, यहाँ से सामान खरीदेंगे। दुकान तो मार्केट में ढेर सारा है कपड़ा का खुला हुआ, लेकिन 2-4 दुकान ही फेमस रहता है। क्यों? वहाँ पर रेटिंग अच्छा मिलता है। रेटिंग अच्छा मतलब उचित रेट मिलता है, आपके साथ अच्छे व्यवहार किया जाता है। अब जैसे कपड़ा दुकान में आप ही जाते हैं, कोई शर्ट पसंद किए, कोई सूट पसंद किए, अब मान लीजिए लेना एक कपड़ा है और 20 कपड़ा आपके सामने निकाल के रख देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 20 कपड़ा में आपको एक कपड़ा भी पसंद नहीं आया, क्या आपको डांट कर बोलता है क्या हमसे तो निकलवा लिए, पहन लिए? नहीं बोलता है ना। वही उसका व्यवहार हो गया। यदि उसका व्यवहार अच्छा रहेगा, आज 20 कपड़ा आपके सामने निकाल दिया, पसंद नहीं आया, हो सकता है कल दिन आप फिर कहेगा चलो वो कपड़ा बहुत बढ़िया दिखाता है, उसके यहाँ जाकर सकते हैं, फिर कुछ नया कपड़ा पसंद है ले लेंगे। हो सकता है अगर 5 कपड़ा निकाला, उसमें आपको पसंद आ गया, 5 में कोई कपड़ा सेलेक्ट कर लिया, तो क्या हुआ? व्यवहार हुआ उसका। तो ये सब देख करके बिजनेस और ज्यादा ग्रो होता है। डेब्टर्स में कहता है, ए डेब्टर्स इज पर्सन और एंटिटी दैट owes money. In other words, the debtor has a debt or legal obligation to pay an amount to another person or entity. For example, if you borrow 10,000 from a bank, you are the debtors and the bank is the creditors. अब देखिए अगला पेज कहाँ है। अब देखिएगा, इसमें कहता है देनदार एक व्यक्ति या एक इकाई हो सकता है। देने वाला एक व्यक्ति या एक इकाई हो सकता है जो धन का भुगतान करता है। दूसरे शब्दों में, देनदार के पास किसी अन्य व्यक्ति या कोई राशि का भुगतान करने का ऋण या कानूनी दायित्व होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बैंक से 10,000 रुपये उधार लेते हैं तो आप देनदार और बैंक लेनदार हैं। आप उससे लिए पाए, डेबिट किए, आप उससे पा लिए, कर्ज लिए, उधार लिए, तो आप देने वाले हैं। जब आप पैसा को ले लिए तो वो क्या हो, उसको चुकाना पड़ेगा हमें, तो देनदार हो गए। और बैंक जो है सो आगे चल करके आपसे वो पैसा लेगा, लेनदार हो गया। आगे है क्रेडिटर्स। डेबिटर और क्रेडिटर, इसका परिभाषा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अकाउंट के हिसाब से। सब अकाउंट में एक अलग अलग, डेबिट अलग होता है, क्रेडिट अलग होता है। लेकिन यहाँ पर सिंपल मेथड में कंसेप्ट बता रहा है सिर्फ कि क्या क्या उपयोग बिजनेस में करना होता है, हमें बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ हमारे पास बिजनेस में अवेलेबल होना चाहिए ताकि मेरा बिजनेस सही से चल पाए।
तो यहाँ देखते हैं क्रेडिटर्स जो हो गया, ए क्रेडिटर मैनी बी ए बैंक सप्लायर और पर्सन दैट हैज प्रोवाइडेड क्रेडिट टू ए कंपनी। इन अदर वर्ड्स ए कंपनी owes money to its creditors. The amounts owed to creditors are reported on the company's balance sheet as liabilities। कहता है एक लेनदार एक बैंक सप्लायर या व्यक्ति हो सकता है जिसे कंपनी को क्रेडिट प्रदान किया गया। दूसरे शब्दों में एक कंपनी अपने लेनदारों से को पैसा देती है। देनदारियों के रूप में कंपनी की बैलेंस शीट पर लेनदारी को दी गई रकम की सूचना दी जाती है। जब हम लोग बैलेंस शीट आगे बनाएंगे, जैसे पहले बताए थे कि जब हम रिपोर्ट निकालते हैं, फाइनल रिपोर्ट निकालते हैं, बैलेंस शीट निकालते हैं, तो बैलेंस शीट में आपका ये शो कर रहा है कि आप कितना उधार बेचे हैं जिससे पैसा अभी तक लिए नहीं है, या आप कितना उधार खरीदे हैं जिसका पैसा अभी तक दिए भी नहीं है, लेकिन उसको बैलेंस शीट में मेंशन करना होता है। तो उसको मेंशन करेंगे डेबिट और क्रेडिट के रूप में, डेबिट और क्रेडिट के रूप में मेंशन करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट का स्पेशल चैप्टर इसमें चलेगा, तो फिर आप देखेंगे उसमें डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। अभी देख रहे हैं आप कस्टमर या कंज्यूमर दोनों एक ही होता है। कहता है कस्टमर आर डिफाइंड बाय देयर परचेज ऑफ गुड्स और देयर कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर सर्विस एज द कंज्यूमर और एंड यूजर। एज द टर्म इज कॉमनली यूज्ड, ए कस्टमर इज द एंड कंज्यूमर ऑफ ए प्रोडक्ट। दिस distinguishes true customers from resellers and vendor who usually make big purchase to sell later। कहता है ग्राहकों को माल खरीद या सेवाओं के लिए उनके अनुबंध उपभोक्ता या अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कस्टमर, हम लोग सामान को खरीदते हैं या यूज करते हैं, तो सामान जो है बना फैक्ट्री में और उस बीच में कई डिस्ट्रीब्यूटर आए, कई सेलर्स आए, कई होलसेलर वाले आए और हम उस प्रोडक्ट को परचेज किए। अब कहता है कि यहाँ पर अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अंतिम उपयोगकर्ता यानी कि यहाँ के बाद सामान आगे बिकेगा नहीं, सिर्फ यूज करेंगे। जैसे हम एक पेन खरीद कर लाए लिखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट हैं, तो हम क्या किए, इसको लिखने के लिए लाए, ये हम इसके लिए अंतिम उपयोगकर्ता हो गए, इसको हम बेचेंगे नहीं। ये अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में कस्टमर को परिभाषित किया जाता है। कस्टमर जो हो गए वो अंतिम उपयोगकर्ता हो गए उस प्रोडक्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। चूंकि शब्द का सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, इसलिए ग्राहक एक उत्पाद का अंतिम उपभोक्ता होता है। यह पुनर्विक्रेताओं और विक्रेताओं के से सच्चे ग्राहकों को अलग करता है, जो आमतौर पर बाद में बेचने के लिए खरीद करते हैं। जो सामान को, जैसे कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अब जो होलसेलर चला रहे हैं, इससे बड़े दुकान से सामान खरीद कर लाए, तो उसके लिए हम भी कस्टमर ही हो गए। हमको सामान बेचना है आगे, लेकिन हम भी क्या ही उसके लिए कस्टमर ही हो गए। हम मतलब किसी से सामान खरीद कर लाते हैं बेचने के लिए भी, यदि हम उसको बेच रहे हैं तो हम अगले दुकान से सामान जो खरीदते हैं होलसेलर से, उसके लिए हम भी कस्टमर ही हो गए। और हम जिसको सामान देंगे, बेचेंगे, वो हमारे लिए कस्टमर हो गया। हमारे लिए कस्टमर कौन हो गया? जिसको हम सामान देंगे, बेचेंगे, और हम किसके कस्टमर हैं? जिससे हम सामान खरीद कर लाए हैं, हम उसके कस्टमर हो गए। आगे है कंपिटिटर्स। अब यहाँ पर प्रतियोगी। अब आपके बिजनेस के अकाउंट का उपयोग कंपिटिटर्स भी करते हैं। अब ये कंपिटिटर्स कैसे करते हैं उपयोग? आपके बिजनेस के बारे में वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। यदि कहीं जानकारी को प्राप्त लग गया कि आज तो इस साल में ये 5 लाख रुपए प्रॉफिट किया है, उसके अकाउंट से पता चलेगा।
तो वो क्या करेगा, आपका पीछा करना शुरू करेगा कि हम अगले साल इससे आगे बढ़ेंगे। होता है ना, आज आप किसी का परीक्षा में किसी का रिजल्ट देखे कि किसी को 50 नंबर आया और किसी को 48 नंबर ही आया, तो हमको 2 नंबर कम क्यों आया, हमको 50 क्यों नहीं आएगा। आप क्या करते हैं, उस तरह मेहनत करना शुरू करते हैं। आप सोचते हैं कि हम अगले एग्जाम में उससे ज्यादा नंबर ला के रहेंगे, ला के दिखा देंगे इतना नंबर हम ला लिए हैं ना। इस तरह का कंपटीशन होता है स्टूडेंट में भी, सब में नहीं होता है, बस 2-5% में होता है जो पढ़ने वाले होते हैं। बाकी तो सिर्फ शकल सूरत देखने जाते हैं और दिखाने जाते हैं क्लास में। तो ये देखें, तो यहां पर कंपटीटर्स बिजनेस में भी ऐसे ही उपयोग करते हैं। आपके बिजनेस को अकाउंट देखें, बैलेंस शीट देखें, आपके बिजनेस के इकोनॉमी के देखते हैं कि आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। यदि आपका बिजनेस ग्रो किया तो आपके पीछे रह जाते हैं कि हम इससे आगे निकलेंगे। यदि आपका बिजनेस नुकसान में है तो वो खूब खुश होते हैं, भरने नुकसान होगा, अच्छा हुआ नुकसान हो गया उसको, हम प्रॉफिट किए सर, हम ज़्यादा कमाए। तो कंपटीटर्स भी आपके बिजनेस के अकाउंट को यूज करते हैं किसी न किसी रूप में। तो कंपटीटर्स कहता है एनी पर्सन और एंटिटी विच इज ए रिवल अगेंस्ट अनदर इन बिजनेस, ए कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री और ए सिमिलर इंडस्ट्री which offers a similar product or service. The presence of one or more competitors can reduce the price of goods and service as the companies attempt to gain a larger market share. अब यहाँ पर देखिए, आपके बिजनेस में जब ग्रो कर रहे हैं आप, तो आप में वो पता लगना शुरू करेगा कि सामान मंगाता कहाँ से है, वो सामान किस रेट पर मंगाता है जो उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है। यही बात कह रहा है इसमें कि गुड्स को परचेज करते हैं, उसके रेट के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू करता है। आप सामान मंगा कहाँ से रहे हैं, वो चीज जानकारी प्राप्त करना शुरू करता है कि ये सामान आखिर मंगाया कहाँ से जो इसको इतना प्रॉफिट हुआ, किस रेट में इसको सामान मिला जो इतना प्रॉफिट हुआ। तो ये सभी कंपटीटर्स आपके बिजनेस के लिए उपयोग करते हैं। कहता है कोई भी व्यक्ति या इकाई जो दूसरे के खिलाफ प्रतिद्वंदी है, एक दूसरे के खिलाफ है बिजनेस में, व्यवसाय में एक ही उद्योग या एक समान उद्योग में एक कंपनी जो एक समान उत्पाद या सेवा प्रदान करता है या करती है, एक या अधिक प्रतिस्पर्धियों की उपस्थिति माल और सेवाओं की कीमतों को कम कर सकती है, क्योंकि कंपनियां बड़े बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का प्रयास करती है। अब देखिए, अब कभी कभी क्या होता है बिजनेस में कि आप भी सामान मंगाए उसी जगह से, वो व्यक्ति भी सामान मंगाया उसी जगह से, दोनों को रेट सेम लगा है। अब सब जो है 200 रुपये प्रॉफिट लेके पर प्रोडक्ट पे बेच रहे हैं। अब अगला व्यक्ति क्या किया, आप 200 लेके बेच रहे हैं, वो 100 बेचना शुरू कर दिया, मतलब 100 प्रॉफिट लेके ही बेचना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, आपके यहाँ सामान का कीमत कम रहेगा तो कस्टमर वाजिब है कि ज्यादा आएंगे, ज्यादा सामान बिकेगा आपका, और जो अधिक रेट लेके बेच रहा है उसके यहाँ क्या होगा, कम बिकेगा। और आपको हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, एक्सेल में बताए थे कि यदि आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो रेट को कम करना पड़ेगा, घर से घाटा नहीं लगाना है, ना ही घाटा लगेगा और ना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो ज्यादा होगा। वहां पर क्या करना होता है, क्वांटिटी सेल ज्यादा करना पड़ता है। प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा आप सेल करेंगे और प्रॉफिट कम लेंगे तो वाजिब है कि आपका प्रॉफिट आगे हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो जींस बेच रहा है, उस जींस का कीमत 1000 रुपये है, वो खरीदा गया है 600 रुपये, मान लीजिए बेच रहा है 1000 में, वो भर दिन में 2 जींस बेचेगा। लेकिन जो व्यक्ति 700 में जींस बेच रहा है, वो कहेगा उसके 1000, इसके यहाँ 700, 300 रुपये का डिफरेंस है, चलो इसी के यहाँ सब खरीदते हैं, भर दिन में 50 को बेच लेगा। अगर 100 रुपये प्रॉफिट कमाया एक जींस पर तो 5000 रुपये कमाया प्रॉफिट।
और जो व्यक्ति 1000 में बेच रहा है, वो अगर मान लीजिए 10 को जींस बेच लिया, फॉर एग्जाम्पल कहिए 10 जींस बेच लिया, 2 को छोड़िए, एक जींस पे कितना कमा रहा है? 400 रुपये, तो भी 4000 ही कमाया। तो प्रॉफिट किसमें है? इस तरह से बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको एक नए नए तरकीब लगाना पड़ता है। आप बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, आपका बिजनेस में सेलिंग ज्यादा कैसे बढ़ेगी, ये देखना होता है। तो ये कंपटीटर्स हो गए जो आपके बिजनेस के अकाउंट को यूज करते हैं, देखते हैं कि सामान कहाँ से मंगाते हैं, किस रेट में बेचते हैं, ताकि वो अगले आपसे वो आगे बढ़ सके। आगे आता है ट्रेड यूनियन, मजदूर संघ। ट्रेड यूनियन जो होता है वो लेबर का एक नेता होता है, संघ होता है। अब लेबर, आप देखते हो कि बहुत सारे मूवी में भी दिखाया गया है ना, कि उसका एक यूनियन होता है। अगर यूनियन कहेगा इस कंपनी में आज काम नहीं करना, हड़ताल करना, तो सब हड़ताल कर देता है ना। लेबर जो भी जाता है वो ट्रेड यूनियन के हिसाब से जाएगा काम करने के लिए। वैसे अपने लोग यहाँ यूनियन बना हुआ नहीं है, सब कहता है कि वो दूसरा कमाता था, हम 150 काम कर रहे हैं आज ना। ऐसा भी मजदूर हम देखे हैं, कहता है कि उसको आप 500 रुपया देते हैं ना, तो हमको 40 दीजिए, हम भर दिन काम करेंगे आपके। लेकिन यूनियन क्या होता है? यूनियन में जो एक रेट फिक्स हो गया वही रेट रहेगा हमेशा, चाहे उसको काम मिले या ना मिले। वो बैठ कर रहे हैं लेकिन उससे कम में काम नहीं करना है। ये एक यूनियन होता है एकीकृत। तो ट्रेड यूनियन आपके अकाउंट को कैसे यूज करते हैं? ये चल रहा है आपका एक्सटर्नल यूजर। ये बिजनेस से बाहर के व्यक्ति हो गए, आपके बिजनेस में काम करने के लिए आएंगे। तो आपके बिजनेस में काम करने जो आएंगे, तो काम करने क्यों आएंगे? सैलरी के पर्पज से काम करने आएंगे। तो आप उसको सैलरी समय से दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, आप पर क्या भरोसा उसका? आप सैलरी उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, वो कैसे भरोसा करेगा? आपके अकाउंट को देखेगा। आपके अकाउंट में अभी तक कितना लेबर का कॉस्ट पैड किया गया है, वो सारा उसमें रहेगा। अभी तक जितने लेबर काम किए हैं, क्या अभी तक में सभी लेबर का कॉस्ट पैड किया गया है कि नहीं किया गया है, वो बैलेंस शीट में मेंशन रहेगा। इतना हम खर्च कर चुके हैं लेबर के कॉस्ट में। तो इसलिए वो ट्रेड यूनियन भी आपके बैलेंस शीट को देखते हैं, तब जाकर के वो आपके कंपनी में काम करने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं, यहाँ हम काम करेंगे तो हमको सैलरी अच्छा खासा मिलेगा और समय से मिल जाएगा, लेट नहीं होगा, सैलरी में मांगना नहीं पड़ेगा, 1 तारीख होगा और हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिक सैलरी आ जाता है। तो ट्रेड यूनियन भी आपके बिजनेस को देखते हैं अकाउंटिंग के माध्यम से, कि आपके यहाँ कोई काम करने आता है, रुपये फिर से काम करने आएगा ना। यदि इसको रुपया रहता है तो आपके यहाँ काम करने क्यों आता वो? तो वो ट्रेड यूनियन भी आपके अकाउंट को यूज करते हैं। आप भी कहीं किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, उस कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं कि कंपनी कैसे काम कर रहा है, किस बेस पर ये चल रहा है, तब जाकर के आप उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट, अब सरकार भी आपको देख रहा है। अब सरकार आपके यहाँ काम करने आएगा? नहीं, काम करने नहीं आएगा। आप जो काम कर रहे हैं उसमें टैक्स लेगा वो। आप कितना का सामान बेचे हैं, कितना प्रॉफिट किए हैं, कितना आप खर्च कर चुके हैं, और उसमें जो आपका बैलेंस शीट में नेट बैलेंस आएगा वो हो गया आपका इनकम उस साल का। और उस साल में मान लीजिए आपका नेट इनकम हो गया, या नेट पे हो गया, या नेट अमाउंट हो गया, या नेट बैलेंस हो गया, जो लास्ट का अमाउंट बच गया, तो वो लास्ट का अमाउंट क्या होता है? आपने रूम रेंट पैड कर दिया, लेबर का पैड कर दिया, यानी कि सारा खर्चा करने के बाद आपको वो जो नेट बैलेंस हो गया वो आपका व्हाइट मनी है। अब वो सरकार व्हाइट मनी पर नजर गिराए बैठा है बगुला की तरह। जब ये व्हाइट मनी आएगा और बगुला की तरह वो पकड़ लेगा। मतलब क्या? वो टैक्स लेगा उस पर, इनकम टैक्स। जितना आप कमा रहे हैं उतना पे वो इनकम टैक्स लेगा।
टैक्स दो प्रकार के भरे जाते हैं यहाँ पर, एक सेल टैक्स भरते हैं, वैसे टैक्स का चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो टैक्स चैप्टर में आपको जब टैक्स स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, इतिहास से शुरू करेंगे। टैक्स स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कौन सा टैक्स कब लगना शुरू हुआ और कौन से टैक्स कौन लगाए थे कब, यहाँ से स्टार्ट करके वर्तमान में जो जीएसटी चल रहा है, जीएसटी के भी कई सारे रूल्स होते हैं, उस सबको देखेंगे। लगभग इसमें 1 सप्ताह लगेगा सिर्फ टैक्स में। आप टैक्स के एक एक पॉइंट को समझ जाएंगे कि टैक्स कहाँ से आता है, कौन पैड करता है, उस टैक्स का यूज कहाँ होता है, कौन टैक्स कौन व्यक्ति कब लगाए थे, ये सारा चीज बताया जाएगा आपको। तभी टैक्स के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो गवर्नमेंट जो है सो आपके अकाउंट को यूज करके आपका जितना व्हाइट मनी है उस पर वो टैक्स चार्ज करता है। जो इनकम टैक्स हो गया, सामान बेचने के समय टैक्स दिया, वो अलग टैक्स है। तो देखिए गवर्नमेंट कहता है कि इट सेट्स एंड एडमिनिस्टर्स पब्लिक पॉलिसी एंड एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पॉलिटिक्स एंड sovereign power through customs institution and laws within a state. A government can be classified into many types: democracy, republic, monarchy, aristocracy, and dictatorship are just a few. कहता है यह सार्वजनिक नीति को स्थापित करता है और प्रशासित करता है, और एक राज्य के भीतर सीमा शुल्क, संस्थान और कानून के माध्यम से कार्यकारी, राजनीतिक और संप्रभु शक्ति का उपयोग करता है। एक सरकार को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: लोकतंत्र, गणराज्य, राजशाही, अभिजात वर्ग और तानाशाही। कुछ अब जैसे हम लोग के यहाँ क्या है, गणतंत्र है। दक्षिण कोरिया में क्या है, राजतंत्र है, तानाशाह वहाँ सरकार में होते हैं, वहाँ तानाशाह होते हैं, वहाँ सरकार नहीं होते हैं नॉर्थ कोरिया में। तो हम लोग क्या क्या है, लोकतंत्र है, उसको कई भाग में विभाजित किया गया है। तो टैक्स लगाने के लिए अब यहाँ पर ये अकाउंट जो हम पढ़ रहे हैं, आप जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो सिर्फ इंडिया लेवल के लिए नहीं, आप ये अकाउंटिंग को सीख करके पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का बिजनेस चला सकते हैं। बिजनेस चलाने का रूल्स कंडीशन सब जगह एक ही है, टैक्स लेने का कंडीशन सबका अपना अपना अलग हो सकता है। टैक्स लेने का कंडीशन सबका अपना अपना अलग हो सकता है, लेकिन बिजनेस चलाने का कंडीशन और रूल्स क्राइटेरिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में सब एक ही रहेगा। आप जो यहाँ पर टैली सीखेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, आप चाहेंगे हम विदेश में जाकर अकाउंटिंग करेंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी यही सॉफ्टवेयर मिलेगा, आपको टैली ही मिलेगा। अब ये हो सकता है कि उस देश में गए तो उस देश का लैंग्वेज, वहां जैसे चीन में गए तो चीनी भाषा में लिखा रहेगा, तो आप तो पढ़ नहीं पाइएगा। लेकिन लंदन में चल जाइए, अमेरिका में चल जाइए, और सब इंग्लिश चलता है। और सॉफ्टवेयर अभी आप जो पढ़ रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में क्या है, यूएसए में तैयार किया गया है। यूएसए से बिलिंगुअल डिक्शनरी का लैंग्वेज दिया गया है जो पूरे वर्ल्ड में सेम है। इंग्लिश आप कहीं भी पढ़ेंगे तो सब जगह सेम है। इंग्लिश जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं वो सब जगह आपको ऐसे ही मिलेगा। चाहे अमेरिका क्लास ऑनलाइन करके देखिए, सब में आपको इंग्लिश ऐसा ही मिलेगा। सिर्फ काम करने का अपना लैंग्वेज जो होता है बोलने का, वो थोड़ा तरीका अलग हो सकता है। तो आप जो ये सीख रहे हैं, इसको सीख करके आप कोई भी देश में जा करके अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं कि आप वहां जाइए फिर उस देश का सीखना पड़ेगा। हाँ, उस देश का आपको लैंग्वेज सीखना पड़ सकता है। अब जहाँ इंग्लिश चलता है वहाँ सीखना तो पड़ेगा नहीं। जहाँ जो चाइनीज में जाइएगा तो चीनी भाषा सीखना पड़ेगा, जापान में जाइएगा जापानीज सीखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ भी इंग्लिश में ही सारा काम होता है, अकाउंटिंग वगैरह से इंग्लिश में ही होता है, तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं आराम से। सिर्फ अगले व्यक्ति को समझाना है, अगर वो इंग्लिश समझता है तो ठीक है, नहीं जापानी समझता है तो आपका एक ट्रांसलेटर हो सकता है। जो आप बोलिएगा वो समझ के आपके बात को वो अगले व्यक्ति को समझाएगा।
तो आते हैं आगे टैक्स अथॉरिटीज या टैक्स ऑथोराइज। अभी पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि गवर्नमेंट तो आप पर ध्यान रखे हुए है ही, अगर गवर्नमेंट का ध्यान कभी कभी भटक गया थोड़ा सा तो टैक्स वाला आप पे छापामारी कर देता है कि आपके पास इतना धन कहां से आया। तो बैलेंस शीट में जो आपको बैलेंस दिख रहा है वो व्हाइट मनी हो गया। जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो व्हाइट मनी है, और जो बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहा है उसके अलावा कुछ भी आपको मिल गया घर में, वो सारा का सारा ब्लैक मनी है। बैलेंस शीट में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर 1 करोड़ शो कर रहा है और आपके घर में छापा मारने के बाद 1 करोड़ 1 रुपये निकला तो 1 रुपये ब्लैक मनी है उसका। वो 1 रुपये उसका ब्लैक मनी है। वो 1 रुपया आप लाए कहाँ से? अब आपको 100 क्वेश्चन किया जाएगा 1 रुपया कहाँ से आया? 1 करोड़ बच जाएगा। 1 करोड़ बच जाएगा। जो आपका मतलब बैलेंस शीट से बाहर जो बैलेंस बच रहा है वो सारा बैलेंस ब्लैक मनी में चल जाएगा। बैलेंस शीट पर आपके पास जितना भी एसेट्स है वो सारा उस पर इंडिकेट किया रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप इस साल 2 करोड़ रुपए कमाए और 1.5 करोड़ का जमीन खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें मेंशन हो जाएगा। 1.5 करोड़ जमीन आप 2 करोड़ रुपए कमाए और 1.5 करोड़ का आपने लैंड प्रॉपर्टीज में उसको परचेज कर लिया तो उसमें मेंशन हो जाएगा सारा चीज। लेकिन उसके अलावा भी अगर 1 कट्ठा जमीन और खरीदे दूसरा उस 2 करोड़ के अलावा तो उस पर आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो वो ब्लैक मनी है वो आया कहां से आखिर? अब कोई दान में दे दिया तो दान में क्यों देगा? दान में फ्री में दिया आपको? दान में आपको कोई क्यों देगा? कुछ तो रीजन होगा। हो सकता है आपका शक्ल सूरत पसंद आ गया होगा, दे दिया अपना दान में। तो चलिए देख रहे थे हम लोग टैक्स अथॉरिटी हो गया, ये आगे है सोसाइटी। अब जैसे मान लीजिए आपके अपने सोसाइटी मोहल्ले में कोई बिजनेस चलाता है तो सब व्यक्ति उसका गुण गाता है कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। अब कोई ऐसे ही व्यक्ति बिजनेस चलाते हैं जिसका बिजनेस ग्रो नहीं करता है, सोसाइटी मोहल्ले वाले कहते हैं व्यक्ति खराब है। अब खराब क्यों? आपके अकाउंट से उनको पता चलता है, आप जो ग्रो करते हैं प्रॉफिट निकालते हैं, तो आप मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके यहाँ कुछ हेल्प लेने के लिए आया, 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये, आप उसको हेल्प कर देते हैं। कब? जब आपको प्रॉफिट रहता है। यदि आप खुद नुकसान में तो आप उसे हेल्प कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपके सोसाइटी वाले भी आपके अकाउंट से प्रभावित होते हैं। आपके अकाउंट मोहल्ला में आपके सोसाइटी में कुछ आप पे क्लेम आता है या कुछ ऐसा आता है तो सबसे पहले वो आपका सपोर्ट करेंगे, नहीं ये व्यक्ति अच्छा है, ये 2 नंबर काम नहीं करता है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो उसको कहाँ से पता चला? आपके अकाउंट से पता चला, आपके अकाउंट से पता चला। तो ये जो है यहाँ पर कुल हम 12 रूल्स देखे हैं ये बिजनेस को चलाने के लिए। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग करने के लिए ये 12 क्राइटेरिया जो है इसको फॉलो करना पड़ता है, तब आप एक सही बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए किस किस चीज की हमें आवश्यकता हुआ, हम जो अकाउंटिंग किए उस अकाउंटिंग से कितने व्यक्ति को फायदा हुआ? हमारे बिजनेस को फायदा तो हुआ ही हुआ, बाकी जो इतने व्यक्ति बच गए बाहर, इन सभी को किसी न किसी रूप में फायदा है। लिख हम रहे हैं, अकाउंटिंग हम कर रहे हैं और फायदा कोई दूसरा उठा रहा है। अब हमारे मोहल्ले वाले को बिजनेस से क्या मतलब था? ये फायदा उसको ही मिला। ट्रेड यूनियन को क्या फायदा था? उसको जॉब चाहिए था, अच्छे कंपनी को तलाश था उसका कि जो हमको सैलरी अच्छा दे और सैलरी समय पर दे दे। ट्रेड यूनियन यही से मतलब था, इतना ही ना। ऐसा तो नहीं कि आपका जो लॉस होगा तो आपका वो भरपाई करेगा ट्रेड यूनियन आके, नहीं करेगा ना। उसको अपने से मतलब था। और इसमें जितने भी देखते एक्सटर्नल यूजर वो सब अपने लिए ही आपके अकाउंट को देख रहा है। जैसे इन्वेस्टर वो भी अपने लिए आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है,
आपके लिए नहीं कर रहा है, आपके लिए कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि हम उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो 2 रुपये कल हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। इसके लिए वो आपके बिजनेस के अकाउंट को देखता है। यदि आप नुकसान में रहेंगे तो क्या इन्वेस्ट करने आएगा? इन्वेस्ट करना छोड़िए, देखने भी नहीं आएगा कि फैक्ट्री में आग लग गया तो क्या हुआ, कौन जिंदा रहा कौन मर गया। तो इसमें जितने भी व्यक्ति हैं सब अपने मतलब के लिए हमारे अकाउंट को देखते हैं कि हमारा अकाउंट क्या कह रहा है। जिनको हमारा अकाउंट अच्छा लगा वो हमसे जुड़ गए, जिनको अच्छा नहीं लगा वो हमसे बिछड़ गए, छोड़ दिए। तो ये है अकाउंट के एक्सटर्नल यूजर, अकाउंट के एक्सटर्नल यूजर और अकाउंट के इंटरनल यूजर। काम कर रहा है इंटरनल यूजर और फायदा उठा रहा है एक्सटर्नल यूजर। तो अकाउंटिंग जो बिजनेस के लिए कितने बड़े महत्वपूर्ण है, इस एक अकाउंटिंग को करने से कितने व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है वो आप देख लिए। यहां तक समझ में आ गया बढ़िया से? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब अगले क्लास में चलेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अभी तक हमने देखा कि फायदा किसको किसको हो रहा है, ये फायदा को हम लोग देख लिए कि फायदा किसको किसको हो रहा है। लेकिन अब अगले क्लास में देखेंगे ये जो फायदा सबको होगा तो फायदा हम दिलाएंगे कैसे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है लिखने का। हम जो लिखेंगे हिसाब निकलेगा, बैलेंस शीट निकलेगा, तो लिखने का तरीका क्या है, कैसे हम लिखेंगे जब प्रॉफिट लॉस सब निकल जाए, बैलेंस शीट बन जाए ऑटोमेटिक, तो लिखने का तरीका सीखेंगे। जैसे हम बताए थे पिछले क्लास में कि घटना यानी कि इवेंट या ट्रांजैक्शन। अब जैसे अस्पताल गए, गिर गए तो इवेंट हो गया, घटना घट गया। अब उसी जगह कहेंगे आप गिर गए तो आपके गिरने के वजह से मेरा 2000 खर्चा हुआ अस्पताल में, तब आप ट्रांजैक्शन हो गया। यदि आप नहीं गिरते तो मेरा 2000 खर्चा होता? नहीं होता। तो गिर गए इवेंट हो गया, और पैसा खर्चा हुआ तब पूछे सब ट्रांजैक्शन हो गया। ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? तो हम सामान खरीदे, मलहम पट्टी खरीदे उससे, ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है। इसका क्लासिफाई हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे। जो कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही हम इसका क्लासिफिकेशन या फिर इसका जो सो एक क्राइटेरिया हम लोग समझ पाएंगे और तैयार कर पाएंगे इसके लिए कि बिजनेस हमको लिखना कैसे है, क्या चीज को दिखाना है इवेंट और क्या चीज को दिखाना है ट्रांजैक्शन, और कैसे दिखाना है, किस स्थिति में दिखाना है ट्रांजैक्शन, इस चीज को हम लोग देख पाएंगे।